नमस्कार। कभी सोचा है एक ऐसी किताब के बारे में जो सिर्फ कानून की बातें ना करें बल्कि एक अरब से ज्यादा लोगों की धड़कन बन जाए? आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान की, जो एक दस्तावेज से कहीं ज्यादा एक जीती जागती शक्ति है। मतलब क्या ये सच में हो सकता है कि सिर्फ एक किताब एक अरब से ज्यादा लोगों को उनकी हजारों अलग अलग बातों के बावजूद एक साथ बांध कर रख सके? सवाल सुनने में जितना बड़ा लगता है ना, इसका जवाब उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। और जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। क्योंकि भारत का संविधान महज एक रूल बुक नहीं है, इसे एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। एक ऐसा आईना जिसमें एक आजाद देश की उम्मीदें, उसके संघर्ष और आने वाले कल के सपने, सब कुछ साफ साफ दिखता है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही कि ये संविधान संघर्ष की आग से निकलकर कैसे बना। फिर हम इसकी आत्मा और इसके ढांचे में गोता लगाएंगे। हाँ, ये भी देखेंगे कि ये वक्त के साथ कैसे बदला है और आखिर में ये आने वाले भारत के लिए क्या मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक बात तो साफ है, हमारा संविधान कोई एक दिन में या अचानक से नहीं बन गया। ये नतीजा था दशकों लंबे स्वतंत्रता संग्राम का और एक अपनी पहचान बनाने की जिद का। इसकी पहली चिंगारी हमें दिखती है 1922 में, जब महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, नहीं, ये एक ऐलान था, एक बुलंद आवाज थी कि भारत अपना रास्ता खुद बनाएगा। और ये आवाज, ये इच्छा धीरे धीरे एक आंदोलन बन गई। ये सफर शुरू होता है 1895 के स्वराज बिल से। फिर एक बड़ा कदम था 1928 की नेहरू रिपोर्ट, जो भारतीयों की तरफ से संविधान बनाने की पहली बड़ी कोशिश थी। इसके बाद आया 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसने हमारे आज के सिस्टम की नींव रखी। और आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन ने वो दरवाजा खोल दिया जिसका सबको इंतजार था, संविधान सभा का। और ये जो संविधान सभा बनी ना, कमाल की थी। हाँ, ये बात सही है कि इसे चुनने का अधिकार तब के हर भारतीयों को नहीं था, लेकिन इसकी बनावट देखिए, ये एक छोटे भारत जैसी थी। कौन नहीं था इसमें? प्रांतों के लोग थे, रियासतों के प्रतिनिधि थे, हर बड़े समुदाय के लोग, और हाँ, महिलाएं भी थीं। और इसी वजह से इसके हर फैसले में पूरे देश की आवाज शामिल थी, उसे एक ताकत मिली। तो ठीक है, संविधान सभा बन गई। अब सवाल ये है कि जिस दस्तावेज को उन्होंने मिलकर बनाया, उसकी आत्मा क्या है, उसका दिल क्या कहता है। चलिए अब इसे ही समझते हैं। अगर संविधान के दिल तक पहुंचना है ना, तो उसका दरवाजा है इसकी प्रस्तावना, जिसे हम प्रीएम्बल कहते हैं। इसे आप बनाने वालों के मन की चाबी भी कह सकते हैं, जो बताती है कि वो कैसा भारत बनाना चाहते थे। इसका सबसे पहला आदर्श है न्याय। और ये सिर्फ कोर्ट कचहरी वाला न्याय नहीं है, नहीं, ये बात करता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। मतलब समाज में जो खाई है उसे पाटना और सबको बराबरी का हक देना। फिर आती है स्वतंत्रता। किस चीज की? सोचने की, अपनी बात रखने की, किसी भी धर्म को मानने की, पूजा पाठ करने की। ये सब आज़ादी एक मजबूत लोकतंत्र की जान होती है, जिसके बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तीसरा बड़ा आदर्श है समानता, यानी स्टेटस और मौके की बराबरी। और ये सिर्फ कोरी बातें नहीं थी। इसी के दम पर आर्टिकल 17 ने छुआछूत जैसी भयानक प्रथा को हमेशा के लिए गैर कानूनी बना दिया। और चौथा और सबसे जरूरी आदर्श है बंधुता, यानी भाईचारा। सोचिए, इतने अलग अलग लोगों वाले देश में अगर भाईचारा ना हो तो देश की एकता और हर एक इंसान का सम्मान कैसे बचेगा? अब इन्हीं में से एक बहुत ही खास चीज है सेक्युलरिज्म, यानी धर्मनिरपेक्षता। पर हमारा वाला सेक्युलरिज्म वेस्टर्न मॉडल से बहुत अलग है। कैसे? अच्छा, पश्चिम में क्या होता है, सरकार और धर्म के बीच एक मोटी दीवार होती है, कोई लेना देना नहीं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ सर्वधर्म समभाव का सिद्धांत है। मतलब सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होगा, लेकिन वो हर धर्म की इज्जत करेगी और सबको बराबर का संरक्षण देगी। तो ये तो हो गई संविधान की आत्मा की बात। लेकिन याद है, शुरू में हमने कहा था कि ये एक जीवंत दस्तावेज है। तो कोई चीज जीवंत कब होती है? जब वो समय के साथ बदल सके, सांस ले सके। और हमारे संविधान में ये खूबी है। तो सवाल सीधा सा है, क्या हमारा संविधान पत्थर की लकीर है? क्या इसे बिल्कुल बदला नहीं जा सकता?
जवाब है बिल्कुल नहीं। और यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये एक ही समय पर मजबूत भी है और लचीला भी। इसका आर्टिकल 368 हमारी संसद को ये ताकत देता है कि वो जरूरत पड़ने पर इसमें बदलाव कर सके, ताकि ये हमेशा आज के जमाने के हिसाब से चल सके। और ऐसे बदलाव हुए भी हैं। जरा देखिए, 1976 में 42वां संशोधन हुआ, जिससे प्रियम्बल में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द आए। फिर 1992 में 73rd और 74th संशोधन ने पंचायतों और नगर पालिकाओं को ताकत दी, मतलब लोकतंत्र को गांव-गांव तक पहुंचाया। और अरे, हाल ही का जीएसटी, वो भी तो इसी बदलाव का एक बड़ा नतीजा है। लेकिन कहानी सिर्फ संसद के किए बदलावों की नहीं है। एक और हीरो है इस कहानी में, हमारी न्यायपालिका, हमारा जुडिशरी। उसने एक गार्डियन की तरह, एक संरक्षक की तरह समय समय पर संविधान को समझाकर उसे नए जमाने के हिसाब से ढाला है। कुछ फैसले तो मील का पत्थर बन गए, जैसे 1973 का केशवानंद भारती केस, जिसने बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। मतलब संविधान की कुछ चीजें इतनी जरूरी हैं कि उन्हें संसद भी नहीं बदल सकती। एक तरह की लक्ष्मण रेखा खींच दी। और अभी हाल ही में 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया, तो उसने हमारे संविधान को आज के डिजिटल युग के लिए तैयार कर दिया। तो इतिहास से लेकर आज तक के इस पूरे सफर के बाद अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आज हमारे लिए इस संविधान का क्या मतलब है? ये भविष्य के लिए हमें क्या रास्ता दिखाता है? देखिए, इसकी विरासत बहुत बड़ी है। सोचिए, इसी एक किताब ने एक ऐसे देश को रास्ता दिखाया जो गरीबी, अशिक्षा और हजारों तरह की विविधताओं से जूझ रहा था। इसने बार बार साबित किया है कि ये एक सेल्फ करेक्टिंग मशीन की तरह है, जो अपनी गलतियों को खुद सुधार सकता है। और अपनी इसी बदलने की क्षमता और एक आज़ाद जुडिशरी के दम पर ये आज भी हमारा सबसे बड़ा गाइड है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये वो नींव है जिस पर एक मजबूत और बराबरी वाले भारत की इमारत खड़ी हो सकती है। एक ऐसा भारत जिसकी दुनिया में एक अलग पहचान हो। तो आखिर में बस एक सवाल, जिसे हम सबको खुद से पूछना चाहिए। संविधान ने रास्ता तो दिखा दिया है, पर क्या हम सब मिलकर उस रास्ते पर चल रहे हैं? सोचिएगा जरूर।